हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मैं हूं आपकी एजुकेटर काजल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो इस चैनल पर आपके लिए कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस आती हैं। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम काजल है। मैंने दिसंबर 2024 के साइकिल में फ्रॉम द पेपर टू कॉमर्स अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया है और इस चैनल पर मैं आपके लिए कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। आज हम एक बहुत बेसिक बट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि आखिर ये है क्या, ये एग्जाम किस चीज का क्या है, क्या होता है ये क्वालिफाई करने से। क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि एग्जाम किस लिए बनाया गया है, क्या हो जाता है ये क्वालिफाई करके, क्या इसकी अहमियत है, क्या वैल्यू है, कहाँ आप इसे यूज कर सकते हो, तब तक आपको वो मोटिवेशन ही नहीं आएगा। कि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। तो मोटिवेशन के लिए आपको ये तो पता हो कि एग्जाम होता क्या है, क्या इसके क्वालिफाई करने के बाद क्या रिजल्ट्स होते हैं इसके। जैसे बाकी एग्जाम्स में आपको यूपीएससी आप देते हो तो यू नो कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स आएंगे, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलेगा। तो वो मोटिवेशन आपको वहां से मिलता है और सभी एग्जाम्स में कुछ ना कुछ मोटिवेशन होता है। तो ये वैसे तो क्वालिफाइंग एग्जाम है, ये एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको डायरेक्टली कोई जॉब नहीं मिलती है, बट स्टिल क्या मोटिवेशन आपको मिलता है, तो उसी के बारे में आज हमारा ये वीडियो रहने वाला है। जो स्टूडेंट बिल्कुल ही न्यू है इसको लेकर, यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर, ठीक है, स्पेशली उन लोगों को इस वीडियो से बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो जो बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल जिन्होंने अभी तक सुना भी नहीं है, सोच ही रहे हैं कि क्या करें, पाथ ढूंढ रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। तो आखिर ये यूजीसी नेट एग्जाम है क्या, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर इंडिया में आप लेक्चरशिप करना चाहते हैं या रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सामना करना पड़ेगा दिस एग्जाम, यूजीसी नेट जेआरएफ। चाहे आप लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं यानी आप पढ़ाना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, या पीएचडी करना चाहते हैं यानी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपको गेट है बेसिकली वो आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम है। तो बेसिकली यूजीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और एनईटी नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी कि आपको सिर्फ टेस्ट किया जाता है कि आप लेक्चरशिप के लिए या फिर आप रिसर्च करने के लिए, पीएचडी के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। सिर्फ एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, यहाँ पर आपको जॉब नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं कि ये एग्जाम क्वालिफाई करके आप सीधा पीएचडी में एडमिशन आपका हो जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू देने पड़ते हैं, बट आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से फुलफिल होता है। तो अगर आपको लेक्चरशिप करना है, पीएचडी करना है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मांगा जाता है कि आपका नेट क्वालिफाइड या जेआरएफ क्वालिफाइड होना चाहिए। आपकी जो एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है वो है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इससे पहले सीबीएसई कराती थी, बट अब एनटीए खुद कराता है, ठीक है। पर्पस क्या है, पहले तो एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंडिया की किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल, स्टेट, गवर्नमेंट, प्राइवेट, किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो इंडिया में है, इंडियन है, उसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और दूसरी चीज, आप जूनियर रिसर्च फेलो के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यानी जेआरएफ के लिए, इसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये पर्पज है बेसिकली इस एग्जाम को क्वालिफाई करवाने का। कौन अप्लाई कर सकता है इस एग्जाम के लिए, तो आपके पास मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप किसी कैटेगरी से नहीं है, जनरल कैटेगरी से है, बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी से है, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है, तो आपके कम से कम मास्टर की डिग्री में जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स कर रखा है वहां 55% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं यानी एससी, एसटी, ओबीसी या पीडब्ल्यू से हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट में आप कर सकते हो, तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स है, 83 से भी ज्यादा, और भी हर साल नए सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे कॉमर्स है, एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है, पोल साइंस है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस है,
ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, फिलोसफी है, इन सभी से आप हिंदी है, इंग्लिश है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, उर्दू, मैथिली, ठीक है, या आपकी स्पेनिश, बहुत सारी संस्कृत, बहुत सारे एरियाज में, बहुत सारे डिसाइपल्स में आप ये एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया है उस सब्जेक्ट से आप ये एग्जाम दे सकते हो। क्राइटेरिया की, एज क्राइटेरिया की बात करें तो अगेन अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से नहीं हो तो आपको 30 इयर्स तक अलाउड है कि आप ये एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है अगर आप विमेन है या किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो। ये जीआरएफ की लिमिट है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट जीआरएफ के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ये लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अब क्यों आपको ये एग्जाम क्यों देना चाहिए? आप क्वेश्चन है कि ठीक है एग्जाम के बाद एग्जाम ये कंडक्ट कराता है, ये पैटर्न, ये सब समझ में आता है, लेकिन आप व्हाई शुड यू सिट फॉर दिस एग्जाम? आपको ये एग्जाम क्यों देना चाहिए? क्या रेलेवेंसी है इस एग्जाम की? तो अगर आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यू विल नीड दिस एग्जाम। अगर आप पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, स्कॉलरशिप, बिना स्कॉलरशिप के भी पीएचडी की जा सकती है, बट अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं अगेन यू विल नीड दिस एग्जाम विद जीआरएफ। अगर आपका जीआरएफ निकल जाता है तो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, स्टाइपेंड जो है आपको तब दिया जाता है जब आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो जाए। रिसर्च करने के लिए, फेलोशिप के लिए, पॉलिसी थिंक टैंक में जॉब करने के लिए आपके रास्ते बेसिकली खुल जाते हैं। ठीक है, थिंक टैंक जैसे नीति आयोग वगैरह में भी इसकी जॉब्स होती हैं। आप बहुत सारी पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन है जहां डायरेक्टली आप इंटरव्यू बेसिस पर आफ्टर क्वालिफाइंग दिस जीआरएफ नेट एग्जाम आप अपीयर हो सकते हो। ठीक है, बहुत सारे जैसे नीति आयोग में या बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में आपको इसकी वैकेंसीज आपको मिल जाती है देखने को। और इसके अलावा आपके एकेडमिक में बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी ये जोड़ता है कि अगर आपकी सीवी में जुड़ गया है दैट यू हैव क्वालिफाइड दिस एग्जाम, तो आपके गवर्नमेंट सेक्टर में या एकेडमिक सेक्टर में इसकी बहुत रेलिवेंसी है। ठीक है, इट इनहांसेस योर स्किल सेट, योर सीवी। ओके, तो ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी के साथ आता है। अब यूजीसी ने जीआरएफ, जीआरएफ का क्या मतलब हुआ बेसिकली? तो फर्स्ट तो जीआरएफ स्टैंड्स फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, आपकी 3 कैटेगरी बेसिकली जब आप ये एग्जाम के लिए अपियर होते हो तो आपको 3 कैटेगरी में कट ऑफ देखने को मिलती है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। 3 कैटेगरीज आपकी बनती हैं यहाँ पे। कैटेगरी 1 में जो लोग क्वालिफाई करते हैं उन्हें मिलता है जीआरएफ, जो 2 में क्वालिफाई करते हैं उन्हें मिलता है नेट, और जो थर्ड कैटेगरी में ही सिर्फ क्वालिफाई करता है उन्हें मिलता है पीएचडी। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 है। अगर मान लीजिए कि कोई इस कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ है तो उसको ये सब मिल जाएगा। अगर कोई इस कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ है तो उसको ये मिल जाएगा, और अगर कोई सिर्फ इस कैटेगरी में क्वालिफाई हो तो ऑफकोर्स उसको सिर्फ पीएचडी मिलेगी। तो ये बेसिकली आपकी कैटेगरी है। नाम से समझ में आ रहा है, कैटेगरी 1 की हाईएस्ट कट ऑफ होती है, फिर उससे कम नेट की कट ऑफ होती है और सबसे कम आपकी पीएचडी की कट ऑफ जाती है। तो बेसिकली जो टॉप स्कोरर्स होते हैं उनको जीआरएफ दिया जाता है। ठीक है, 5 साल के लिए आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, शुरू के सालों में आपको लगभग 30 से 32 34 हजार, अब ये बढ़ गया है, बहुत सारी अलग अलग कॉलेजेस थोड़ा एक्स्ट्रा भी देती हैं, 40 भी देती हैं, और फिर इसी तरीके से 35 से 42 के बीच में भी आपको स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, अगर आप, अब तो खैर एमफिल हट गया है, ठीक है, अगर आप पीएचडी एस्पायरेंट्स हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है, मौका होता है कि आपको ये क्वालिफाई करके, एग्जाम जीआरएफ क्वालिफाई करके आपको मंथली स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपकी पीएचडी करते करते आपको इन हैंड पैसे भी मिलने लगते हैं। अगर आप आईसीएसएसआर से, आईसीएमआर से, सीएसआईआर से, किसी आईआईएम, किसी आईआईटी से अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो वहां पर भी आपका जीआरएफ होना मैंडेटरी देखा जाता है। ठीक है, तो जीआरएफ
इतनी रेलेवेंसी रखता है आपके लिए बेसिकली, अगर आप एकेडमिक फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं या रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो। अगर हम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम है कि उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम पैटर्न की बात करें लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, तो ये एग्जाम आपका सीबीटी मोड में होता है, ठीक है। सेम डे पर 2 पेपर होते हैं, कोई ब्रेक नहीं दिया जाता है आपको। पेपर 1 जो कि जनरल होता है सबके लिए, ये सबके लिए सेम होता है, ठीक है। चाहे आप किसी भी डिसाइपल से हो, कॉमर्स से हो, इंग्लिश से हो, हिस्ट्री से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, डजेंट मैटर। पेपर 1 सबके लिए सेम होता है। इसमें जितने भी आपके 10 यूनिट बेसिकली देखने को मिलते हैं आपको, 10 यूनिट, 10 के 10 यूनिट सभी डिसाइपल्स के स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए सेम होता है। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, यानी ईच क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन स्टैंड फॉर 2 मार्क्स। कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि आपके गलत आंसर होने पे नंबर कट कर दिए जाएंगे। और पेपर 2 होता है आपका, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मेरा पेपर 2 है कॉमर्स, ठीक है। इसके अलावा ये पेपर 2 मैनेजमेंट हो सकता है, ये कंप्यूटर साइंस हो सकता है, ये इंग्लिश हो सकता है, ये हिंदी हो सकता है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है। तो पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, यानी जो जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कर रखी है वो सब्जेक्ट जो है आपका यहाँ पर आ जाता है। इस सब्जेक्ट में, इस पेपर में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 200 मार्क्स का आप पेपर 2 होता है। तो ओवरऑल 300 मार्क्स का आपका होता है ये पूरा यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है विदाउट एनी ब्रेक, और सीबीटी मोड में बेसिकली ये करवाया जाता है। कब कराया जाता है? 1 जून में, जैसे अभी जून 2025 में आपका एग्जाम हुआ है। 26 से लेके 29 जून तक एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे अलग अलग शिफ्ट्स में, और एक ये होगा दिसंबर में। अब जो आपका दिसंबर आने वाला है, दिसंबर 2025, उसमें ये आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ऑनलाइन कराया जाता है सीबीटी मोड में, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दोनों लैंग्वेजेस में आपको देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है। अगर आपका ऐसा पेपर है जो लैंग्वेज बेस्ड नहीं है, जैसे मान लो इंग्लिश है, तो जाहिर सी बात है इंग्लिश तो आपको हिंदी में नहीं दिखाएंगे, वो तो इंग्लिश में ही दिखाएंगे। तो लैंग्वेज अगर नहीं है, लैंग्वेज के अलावा कोई पेपर है, तो उस केस में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिखाया जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ दो तो, जैसे कंप्यूटर साइंस आपको हिंदी में नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो साल में 2 बार होता है, हर 6 महीने पे एग्जाम कराया जाता है, 1 जून में, एक आपका दिसंबर में, ठीक है। डेट्स थोड़ी आगे पीछे रहती है। सक्सेस रेट की हम बात करें तो बेसिकली डिपेंड करता है कट ऑफ क्या जाएगी, कि पेपर कितना डिफिकल्ट रहा है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, और कितनी सीट्स हैं, ठीक है। सीट से इतना कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। मेन फर्क पड़ता है कि कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, मतलब कितने बच्चे बैठे हैं एग्जाम देने के लिए, और पेपर का लेवल कैसा था, उस पर बेसिकली डिपेंड करता है। नेट लगभग 6 से 7% बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी 100 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो 6-7 बच्चे तो आपका नेट क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन आपका जीआरएफ जो है वो 1% से भी कम लोगों का हो पाता है, ठीक है। 0.6, 0.7, 0.8, 1% या 1% से कम ही लोग आपका जीआरएफ क्वालिफाई कर पाते हैं। ये बेसिकली आपका ट्रेंड ऐसा देखा गया है, ठीक है। अब कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि यार ये एग्जाम तो चलो समझ गए कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर इसके बाद बन सकते हो, आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा पीएचडी करने के लिए। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट की भी जॉब्स निकलती हैं, रिसर्च असिस्टेंट की जॉब निकलती हैं, वहां आप कॉलेजेस में पढ़ा सकते हो और साथ के साथ रिसर्च कर सकते हो। ऐसा ही टीचिंग असिस्टेंट, ठीक है। परमानेंट बेसिस पर भी और एडहॉक बेसिस पर भी आप पढ़ा सकते हो, ठीक है। परमानेंट के अलावा आप एडहॉक पे भी पढ़ा सकते हो। जैसे डीयू में आपका एडहॉक पैनल है, वहां आप अपने आप को रजिस्टर करा के जैसे से जरूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, आप एडहॉक बेसिस पर डीयू में पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी भी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती है। प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको मौका मिलता है पढ़ाने का, एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट। आपको प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कॉलेजेस में जल्दी मौका मिल जाता है। और पीएचडी तो आप ऑफकोर्स इंटरव्यू क्रैक करने के बाद जो है स्टाइपेंड लेने के लिए पीएचडी कर सकते, मतलब स्टाइपेंड मिलता है आपको पीएचडी करने के लिए। सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी कहीं से भी आप करो, स्टाइपेंड आपको जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद मिलता है।
सिर्फ अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो ये स्टाइपेंड नहीं दिया जाता है, लेकिन जीआरएफ अगर आपका क्वालिफाइड है तो ये स्टाइपेंड आपको देखने को मिलता है। अब कैसे प्रिपेयर किया जाए, सबसे पहले तो आप पेपर 1 और आपका जो सब्जेक्ट है यानी पेपर 2 उसका सिलेबस चेक करो, एनटीए की वेबसाइट पर जाइए। ठीक है, एनटीए की वेबसाइट पर जाकर आप सिलेबस और पैटर्न जो है चेक कर सकते हो, वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे और साथ में आपको वहां पर आप अपने सब्जेक्ट का और पेपर 1 दोनों का ही आप इंग्लिश या हिंदी में सिलेबस डाउनलोड करके देख सकते हो। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देखो, पैटर्न चेक करो और एनटीए की वेबसाइट पर जो आपको अलग अलग मॉक टेस्ट दे रखे हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स दे रखे हैं, एक बार उनको आप देखो। जो स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे आपने मास्टर्स में ग्रेजुएशन में जो बुक्स पढ़ी हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी टीएस मदान की बुक्स आती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, टॉपर्स की बुक्स आती हैं, वो आप देख सकते हो। फोकस करो कि भाई आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इन डेप्थ पूछा जाने लगा है आप कॉन्सेप्ट्स को। टाइम मैनेजमेंट, 3 घंटे का पेपर है, 300 क्वेश्चन करने आप, सॉरी 150 क्वेश्चन करने आपको, तो टाइम मैनेज करना होता है। आप कोचिंग के थ्रू भी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे जेआरएफ अड्डा आपका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कॉमर्स स्पॉटलाइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट तो आपने अपनी चलो नोट से बुक से क्लैरिफाई कर लिया, फिर एमसीक्यू पीवाईक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप एग्जाम रेडी हो सकते हो। क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, नेट एंड जेआरएफ दोनों अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है, तो सबसे पहले तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही यूनिवर्सिटीज में, दोनों ही तरीके के कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। साथ में अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड है तो आप रिसर्च के लिए, फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। आप रेप्यूटेड यानी आईआईटी, आईआईएम्स, ठीक है, यहाँ पर आप अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में पीएचडी कर सकते हो। आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थिंक टैंक्स हैं, जैसे आपके नीति आयोग है, ठीक है, इसी तरीके से जो पॉलिसी बनाने का काम करती हैं गवर्नमेंट के वो हैंड्स, वो ब्रांचेस जो पॉलिसी बनाने का काम करते हैं, वहां पर जाकर आप काम कर सकते हो। एकेडमिक बॉडीज के साथ मिलकर काम कर सकते हो, पीएसयू ज्वाइन कर सकते हो, आरबीआई, सेबी, यहाँ के लिए आपका रास्ता खुल जाता है। और साथ में आप यूट्यूब के ऊपर या बाकी प्लेटफॉर्म के ऊपर कंटेंट भी इससे रिलेटेड डेवलप कर सकते हो, मेंटरशिप कर सकते हो और किताब भी आप लिख सकते हो। तो ये एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगर आप एक्टिव हो, आपको नॉलेज अच्छी है अपने सब्जेक्ट के बारे में, तो आपके सारे रास्ते खुल जाते हैं। देखो, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम बहुत लोग क्वालिफाई करके बैठे भी हैं, जो लोग कहेंगे आपसे अरे यार ये एग्जाम क्वालिफाई करके कुछ नहीं होता, कोई फायदा नहीं है नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके, लेकिन ये वही लोग कह रहे होंगे जो अपने एंड से उतने एक्टिव नहीं है, ज्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट के प्रति डेडिकेशन दिखाते हो तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज का फायदा देखने को मिलेगा। आपको हो ही नहीं सकता, हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं, बट प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, ठीक है। अगर आप पीएचडी के लिए बार बार अपीयर ही नहीं हो रहे, आपने 1 या 2 इंटरव्यू दिए और हो सकता है 1-2 इंटरव्यू में आपका नहीं हुआ और उसके बाद आप बैठ गए कि यार मेरा तो हो ही नहीं रहा, तो फिर कैसे आपको अपॉर्चुनिटी, कैसे आपको मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको कुछ मिलता नहीं है, देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट यू कैन गो फॉर, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस एग्जाम को लेकर तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड। बाकी जेआरएफ अड्डा जो है अपना बैच प्रीमियम 2.0, प्रीमियम 2.0 शुरू कर चुका है, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पर अवेलेबल है। ऑनलाइन बैचेस भी आपके शुरू हो चुके हैं, क्लासेस भी आपकी चल रही है, जैसे कॉमर्स की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, पेपर 1 की भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है बेसिकली एक बार मैं बता दूं, ठीक है, क्या क्या आपको मिलने वाला है बेसिकली। आपको एक तो कंटेंट की बुक मिल जाएगी, पीवाईक्यू की बुक मिल जाएगी, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए आपको लेक्चर्स वीडियो मिल जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। और इसके ये तो चलो ये तो है ही, इसके अलावा एक पूरा हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स बना रखा है जेआरएफ अड्डा ने, जिसमें आपको इस बार स्पेशली अगर आप प्रीमियम बैच लेते हैं तो आपको करियर फेयर्स करने का मौका में मतलब भाग लेने का मौका मिलेगा, कार्निवल्स लगेंगे आपके अपनी सिटीज में, रिसर्च प्रपोजल बनाने में आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी,
पीएचडी को लेकर अप्रोच कैसी होनी चाहिए, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, वो बताया जाएगा। और साथ में आपको मौका मिलेगा टीचिंग इंटर्नशिप करने का विद अ गुड स्टाइपेंड। ठीक है, एक अच्छे स्टाइपेंड के साथ आप स्मार्ट लर्निंग टीचिंग इंटर्नशिप भी कर सकते हो। तो ये मौका आपको जेआरएफ दे रहा है, जेआरएफ अड्डा दे रहा है बेसिकली। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बाकी अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड, इसके पैटर्न से रिलेटेड, इसकी अपॉर्चुनिटीज, इसके रेलेवेंस, इसके स्कोप से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जरूर आपके उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि एग्जाम क्या है, इसको प्रिपेयर करने से क्या होगा, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा तो आप मोटिवेट कैसे होंगे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो अगर आप मास्टर्स कर चुके हैं अपने सब्जेक्ट में तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस एग्जाम, सिट फॉर दिस एग्जाम, ओके, एटलीस्ट वंस, ओके। सिलेबस देखो, पैटर्न देखो और सिट फॉर दिस एग्जाम। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट में और मास्टरी करना चाहते हैं, तो ये एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए मस्ट है, बिकॉज दिस इज द गेटवे, ओके, यही गेटवे है। तो जरूर प्रिपेयर कीजिए इस एग्जाम के लिए और आपको जेआरएफ अड्डा भी हेल्प करेगा। प्रीमियम बैच ज्वाइन करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेकर जा सकते हैं। चलिए, तो बाकी आप सपोर्ट नंबर पर कॉल करके बाकी की जानकारी इस बैच से रिलेटेड ले सकते हैं। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है, पैटर्न से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, जरूर आपके उस डाउट को सॉल्व किया जाएगा। चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।